हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट ऑफिशियल पर, जहां पर मैं खान सर के नोट्स पीडीएफ से बायोलॉजी सीरीज का क्लास ले रही थी। तो हमारा बायोलॉजी का पहला भाग जूलॉजी कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग बॉटनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी का पहला चैप्टर, जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कायकी। आइए पढ़ते हैं। पादप का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। पादप का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। इसके जनक हैं थ्रियोफ्रेस्टस, यानी पादप के जनक कौन है? थ्रियोफ्रेस्टस। स्टीफन हेल्स को पादप कायकी का जनक कहा जाता है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया। आकार की मोर्फोलॉजी, पेड़ पौधे का बाहरी अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। रूट, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसे रूट कहते हैं। सूट, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे सूट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है जड़, यानी जड़ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। रूट, यह पेड़ पौधे के भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल यानी मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होता है। यह निगेटिव फोटोट्रॉफ होता है, जबकि पॉजिटिव जियोट्रॉफ होता है। इनमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है, बल्कि लंबाई में विकास करता है। रूट हेयर यानी मूल रोम क्या होता है? यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह जल एवं खनिज का अवशोषण परासरण विधि द्वारा करता है। अब हम पढ़ेंगे जड़ के कार्य। तो इसमें दो दिया हुआ है। पहला है पौधों को स्थिरता प्रदान करना और दूसरा है भोजन का संग्रहण करना। रूट केप क्या होता है? यह जमीन के अंदर खोदने का काम करता है। अब हम पढ़ेंगे जड़ के प्रकार। तो जड़ के दो प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है अपस्थानिक जड़। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला मूसला जड़ क्या होता है। यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा, जैसे कि आम, नीम, गाजर, सलगम, चुकंदर इत्यादि। दूसरा है अपस्थानिक जड़, एडवेंटियस रूट। यह पेड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ पाता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल कहते हैं, जैसे डहेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबड़ इत्यादि। अब है स्तंभ मूल। ये क्या होता है? यानी प्रॉप रूट्स। वैसा अपस्थानिक जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं, जैसे पीपल, बरगद, रबड़ इत्यादि। अब स्तंभ यानी स्लिट रूट्स क्या होता है? वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा ना होकर तिरछा होते हैं उसे अवस्तंभ कहते हैं, जैसे गन्ना, बांस, मक्का इत्यादि। आरोही मूल यानी क्लाइंबिंग रूट, वैसा जड़ जो पौधे को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधे को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे आरोही मूल कहते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, पान हो गया इत्यादि। अधिपादी मूल ये क्या होता है? एपीफाइथेटिक रूट, वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता, यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वायुवीय मूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल में है आर्किड। नोट में है दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। पांचवा है परजीवी मूल यानी प्राष्टिक रूट, वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। एग्जाम्पल में अमरवेल, यह एक लता है। छठा है प्रकाश संश्लेषी मूल यानी फोटोसिंथेटिक रूट, यह प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे सिंघाड़ा। मूल दाब क्या होता है? यानी रूट प्रेशर, यह जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है। इसे प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर की बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभने या कांटा लगने पर इसमें लाशा तथा दूध निकलता है, जैसे पपीता के पेड़ से दूध निकलना। अब हम पढ़ेंगे तना यानी स्टेम क्या होता है।
तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इसका विकास प्रांकुर यानी पेलिम्यूल से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उसमें शाखाएं ब्रांच निकलते हैं। ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलते हैं जिसे टहनी कहते हैं। पेड़ पौधे को सर्वाधिक हानि तना छीलने से होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पॉजिटिव फोटोट्रॉफ तथा निगेटिव फोटो जियोट्रॉप होता है, अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती हैं, तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह हरा रहता है। इसमें नोड यानी पार्श्व तथा इंटरनोड पार्श्व संधि पाया जाता है, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठे नुमा रचना पाई जाती है, जिसे कलियां या वर्ड्स कहते हैं। तना 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वायुवीय तना, एरियल स्टेम, अर्धवायुवीय तना, सब एरियल स्टेम। तीसरा है भूमिगत तना यानी अंडरग्राउंड स्टेम। तो यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। पहला है वायुवीय तना, क्या होता है? एरियल स्टेम। ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं, यह बाहर की ओर लटकता रहता है, जैसे लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल इत्यादि। आगे पढ़ेंगे अर्धवायुवीय तना यानी सब एरियल स्टेम। इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है, जैसे कि घास, जलकुंभी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है भूमिगत यानी अंडरग्राउंड स्टेम। ये क्या होता है? यह तना भोजन का संग्रह तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है और नीचे की ओर फैल जाता है। एग्जाम्पल में अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल। नोट में दिया हुआ है अदरक तथा हल्दी प्रकंद कहते हैं, लहसुन तथा प्याज को सलकंद कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। आलू और ओल का कंद ट्यूबर्स कहते हैं। अरबी तथा जमी कंद को धनकद कहते हैं। अदरक तथा तना है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटरनोड होते हैं। आगे पढ़ेंगे पादक वर्णक यानी प्लांट पिगमेंट्स। जैविक वर्णक सजीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वे पदार्थ हैं जिसका अपना एक रंग होता है। हल्दी में कुरकुमीन पाया जाता है जो कैंसर रोग नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट यानी वसा पाया जाता है। सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा हो जाता है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में काला धब्बा हो जाता है। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है जिस कारण आँख में आंसू आते हैं। लहसुन में सल्फर गंधक एलासिन कारण गंध आता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन वर्णक की वजह से होता है। कैरोटीन वर्णक के 2 रंग होते हैं। कैरोटीन वर्णक के 2 रंग, पहला है पीला रंग ल्यूटिन कैरोटीन, दूसरा है बैंगनी रंग एंथ्रोसाइनिन। कैफीन हरित लवक तथा हरित वर्णक में पाया जाता है। करेले में कड़वापन मोमरेट डिसींस वर्णक की वजह से होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन वर्णक की वजह से होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सिकिन वर्णक की वजह से होता है। ककड़ी में कड़वापन कुकुम्बर बिटैनिक की वर्णक की वजह से होता है। दूध पढ़ेंगे अब हम आगे। सफ़ेद रंग, दूध का सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है? केसीन प्रोटीन की वजह से होता है। पीला रंग राइबोफ्लेविन या कैरोटीन के कारण। मीठापन लैक्सीन के कारण। पपीते का पीला रंग कैर्सिकैथीन वर्णक की वजह से होता है। मूली में दुर्गंध आइसोसाइनेट की वर्णक की वजह से होता है। प्याज का लालपन एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। तेल में पीलापन एली आइसोसाइनाइट वर्णक की वजह से होता है। चुकंदर का लाल रंग विटानिन वर्णक की वजह से होता है। सेब का एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। जामुन का रंग एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। सूरजमुखी का पीला रंग एक्सेंथोफाइल बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। हम पढ़ेंगे पत्ती यानी लीफ। तो ये देखिए पत्ती का चित्र दिया हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एपेक्स। ये रहा मार्जिन, ये मिडरिब है, ये बेनिस है और ये रहा बेस। ये है पेट्रोइल, ये है स्टोप्यूल। आगे बढ़ते हैं। यह पेड़ पौधे को क्षैतिज विकास को दर्शाता है। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्प उत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों में स्टार्च यानी मंड की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तथा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। पतझड़ में बाष्प उत्सर्जन रोकने के लिए
तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देती है। स्टोमाटा यानी रंध्र गैसों का विनिमय करता है तथा मंड को शर्करा में बदल देता है। पत्तियों का प्रकार, टाइप ऑफ लिप। पहला है सरल पत्ती यानी सिंपल लिप। इसका लीफ मार्जिन यानी कटा पिटा नहीं रहता है, जैसे आम, पीपल, बरगद, केला etc। दूसरा है संयुक्त पत्ती। इनका लीफ मार्जिन कटा पिटा होता है, एग्जाम्पल में गुलाब, नीम, इमली etc। आगे बढ़ते हैं। सीरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों के सीरा के क्रम को सीरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जलिकावत सीरा विन्यास यानी रेटिकुलेट। इनमें सिराएं जालीनुमा जुड़ी रहती है। यह द्विबीजपत्री पौधे में होता है, जैसे कि आम, जामुन etc। दूसरा है समानांतर सीरा विन्यास। इसमें सीरा एक दूसरे के समानांतर बिछे हुए रहते हैं। यह एक बीजपत्री होता है, जैसे केला, धान, गेहूँ etc। पत्तियों का रूपांतर क्या होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद या एक्सकोपैथेटिक कहते हैं। इन पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेता है, क्योंकि वह जल को बचा सके। लतीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेंडिल कहते हैं। पिंचर यानी पर्णघट क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों कीट भक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इन्हें कलश पौधा कहते हैं, जैसे में पिंगुएला, नेफेंथिन्स etc। नोट में दिया हुआ है, वैसा पर्णघटक पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे ब्लैडर कहते हैं। फूल पुष्प क्या होते हैं? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यह पुष्प प्रजनन में सहायक होता है। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना होता है। फूल का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। ये पुष्प का चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भाग को एंथर बोला जाता है। ये फिलामेंट है, ये पीटल है यानी पेटल्स, और ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ओवरी ये रहा, ये रेसिपिटिकल है, ये ओव्यूल है। आगे बढ़ते हैं। जायांग क्या होता है? गाइनोसियम। यह पुष्प का मादा जननांग यानी फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। इसमें अंडाशय, ओवरी यानी वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिका स्टिग्मा पाया जाता है। गाइनोशियम, ये देखिए गाइनोशियम का चित्र दिया हुआ है। ये रहा स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये और ये ओवरी है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पुमंग। पुमंग क्या होता है? एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें पुंकेसर यानी फिलामेंट, परागकण यानी पोलोनगैरियन तथा परागकोश एंथर आते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है नर पुष्प का नर जननांग एंड्रोशियम। आगे बढ़ते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है? यानी कि क्लैक्स। यह कली को रक्षा प्रदान देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसको इकाई को सिपेल कहते हैं। दलपुंज यानी क्रोला क्या होता है? यह रंगीन होता है, कीटों को परागन के लिए आकर्षित करता है। कीटों को परागन के लिए आकर्षित कौन करता है? दलपुंज। इसकी इकाई पेटल होता है। रात में खिलने वाले फूलों के दलपुंज सफ़ेद तथा सुगंधित होता है, जैसे रात रानी, चमेली etc। दिन में खिलने वाले फूलों को दलपुंज रंगीन तथा चमकीला होता है, जैसे गुलाब etc। अब पुष्पासन क्या होता है? यानी थैलमस। पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन कहलाता है। पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है। परागकोश यानी एंथर, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। परागकण निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। गुल्लड़ का फूल कभी खिलता नहीं है। परागन पॉलिनेशन, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागन कहलाता है। स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? उसी फूल स्वयं से परागन, तो उसे स्वपरागन कहते हैं। परपरागन क्या होता है? जब परागन किसी दूसरे माध्यम से होता है तो उसे परपरागन कहते हैं। परागन जितना दूर से होगा फल उतना ही अच्छा होगा। स्वपरागन से अच्छा परपरागन होता है। परागन वर्तिकाग्र तक संपन्न हो जाता है। परागन के विभिन्न विधियाँ हैं। पहला है कीट द्वारा परागन, दूसरा है वायु द्वारा, तीसरा है जल द्वारा, चौथा है ऋतु द्वारा और पांचवा है चमगादड़ द्वारा। रिमार्क में दिया हुआ है
कमल के फूल में परागण कीट द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल रेप्सेलिया में परागण हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा फूल वोल्फिया में परागण हवा द्वारा होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? परागकण का अंडे से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अनिषेचन के बाद फल का निर्माण आरंभ हो जाता है और परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय की बाहरी दीवार फल भित्ति यानी छिलका का निर्माण कर देती है। अंडाशय के अंदर पहले से उपस्थित बीजांड ओव्यूल बीज का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। परागण के फलस्वरूप 2 परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं, जबकि अंडाशय में पहले से 3 अंडा रहता है। एक परागण एक अंडा में क्रिया कर युग्मनज यानी जाइगोट बना लेता है और यही युग्मनज भ्रूण यानी एम्ब्रॉयडरी का निर्माण करता है और भ्रूण ही फल बन जाता है। अंडाशय में बचा हुआ 2 अंडा एक परागण से मिलकर भ्रूण कोश का एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। ये भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़कर गिरने लगते हैं। परागकण को नर युग्मक तथा अंडा को मादा युग्मक कहते हैं। जाइमेट यानी अगुणित होता है, अर्थात इसे हाइफोलिड कहते हैं। युग्मनज तथा भ्रूण दोनों ही द्विगुणित होते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है? तो त्रिगुणित या 3n होते हैं। फल, अब हम फ्रूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या होता है आइए ध्यान से देखते हैं। परिपक्व अंडाशय का फल निर्माण कर लेता है। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फलों के प्रकार, पहला है सत्य फल, दूसरा है असत्य फल, तीसरा है अनिषेच फल। तो अनिषेच फल क्या होता है? पहला पढ़ेंगे सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है? वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम, लीची, जामुन इत्यादि। दूसरा है असत्य फल, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर थैलमस में होता है उसे असत्य फल कहते हैं। असत्य फल जैसे में सेब, नाशपाती इत्यादि। इस फलों को कूट फल या आभासी फल भी कहते हैं। अनिषेच फल, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, परागण से ही फल बन जाए उसे अनिषेच फल कहते हैं, जैसे अंगूर, केला इत्यादि। निर्माण के आधार पर फलों का प्रकार, पहला है साधारण या सरल फल। जब एक फूल में एक फल का निर्माण होता है उसे साधारण फल कहते हैं, जैसे आम, जामुन, बादाम, धान, गेहूँ इत्यादि। दूसरा है समूह या संयुक्त फल। जब एक ही फूल में कई फल बन जाते हैं किंतु वे आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे समूह या संयुक्त फल कहते हैं, जैसे रसबड़ी, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, धतूरा इत्यादि। तीसरा है संग्रंथि फल। संग्रंथित फल क्या होता है? मल्टीपल फ्रूट। जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दल, पुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी भाग ले लेते हैं तो उसे संग्रंथित फल कहते हैं, जैसे कटहल, अनानास, सहतूत, गुल्लड़ इत्यादि। फलों के भाग यानी पार्ट ऑफ फ्रूट। फलों के आंतरिक भाग को फलाभित्ति या पेरिक्रैप कहते हैं। यह 3 भागों में बटा होता है। पहला है बाह्य फल भित्ति, तो ये क्या होता है? तो ये छिलका से सटा रहता है। मध्य फल भित्ति, यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है, यह फलों के सर्वाधिक क्षेत्र पर रहता है। आंतरिक फल भित्ति क्या होता है? तो यह गुठली में सटा रहता है। सूखा फल यानी ड्राई फ्रूट क्या होता है? वैसा फल जिसमें फिला भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती हैं बल्कि एक ही से जुड़ी रहती हैं, उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं, जैसे मेवा हो गया इत्यादि। मांसल फल यानी फ्लेशी फ्रूट क्या होता है? वैसा फल जिसमें फलाभित्ति की तीनों परतें अलग अलग स्पष्ट दिखती हो उसे मांसल फल कहते हैं, जैसे आम, जामुन इत्यादि। मांसल फल को भी कई भागों में हम बांटते हैं। पहला है असठित, आष्टित क्या होता है? आष्ठिल, ड्रप। वैसा फल जिसका मध्य फलाभित्ति बहुत बड़ा हो अर्थात फल का बीज बड़ा हो उसे आष्टिल कहते हैं। एग्जाम्पल में आम, जामुन, बेर इत्यादि। दूसरा क्या है? दूसरा है बड़ी। वैसा फल जिसका बीज पेपड़ी यानी पतला या चिपचिपा हो उसे बड़ी फल कहते हैं, जैसे अमरूद, टमाटर, तरबूज, भिंडी, कद्दू इत्यादि। तीसरा है पोम। इसमें असत्य फलों का रखा जाता है, जैसे सेब, अनानास। फलों का खाने वाला भाग, तो आइए देखते हैं फलों का खाने वाला भाग कौन कौन सा है। लीची का है एरिल। दूसरा है अनार। अनार का कौन सा भाग खाते हैं? टेस्ट है यानी बीज का बाहरी भाग। तीसरा है टमाटर और अरमुद, इसमें संपूर्ण फल है। सेब, नाशपाती, पुष्पासन है। नींब, संतरा, मौसमी, ये कहाँ होता है? जूसी हेयर यानी रोसेदार रोम हम जिसको खाते हैं। धान और नारियल, ये किसको हम खाते हैं? इसमें हम खाते हैं भ्रूण कोश को। आम, तरबूजा, मध्य फल भित्ति। अनानास, कटहल, पुष्करम, फूलगोभी, पुष्करम। अब हम पढ़ेंगे बीज यानी सीड क्या होता है, आइए ध्यान से देखते हैं।
पौधे की अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज को रक्षा देने का कार्य फल करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीज में छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपील कहते हैं। इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी जाता है। यानी बीज के अंदर पानी किसके द्वारा जाता है? माइक्रोपील के द्वारा। बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है तथा आंतरिक भाग टिग्मा कहलाता है। बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक बीजी पत्र। पहला क्या है? एक बीजी पत्र यानी मोनोकॉट। इनके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है। इनकी पत्तियों का सिरा विन्यास समानांतर होता है तथा इनकी पत्तियां लंबी होती है, जैसे धान, गेहूँ, केला, मक्का, एरिसी। दूसरा है द्विबीजी पत्र। तो इसमें क्या होता है? साइकोट। इनके बीज को खोखले पर दो बराबर भागों में बांट जाता है। इनका सिरा विन्यास जलीकावट होता है तथा पत्तियां छोटी होती हैं। एग्जाम्पल में चना, आम, जामुन, एटसी। अब हम पढ़ेंगे बीज अंकुरन यानी जर्मिनेशन क्या होता है? अंकुरन। बीजों का निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुरन के लिए जिबेरेलिन हार्मोन आवश्यक है। अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु। अंकुरन के लिए आवश्यक तत्व मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद। नोट में दिया हुआ है। बैंगन, टमाटर, मिर्चा अंकुरन के लिए सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। यही आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।